हेलो एवरीवन। देखिए, अ, अभी तक के टॉपिक में अपन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के 3 यूनिट तीसरी यूनिट पढ़ रहे थे। अपन 2 टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर दिए थे, है ना। पिछले वाली क्लास में अपन ने अल्ट्रासोनिक मशीन को डिस्कस किया था। आज अपन करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आपकी इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, है ना। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन? इसमें विद्युत धारा के टेम्परेचर इफेक्ट को, ठीक है, विद्युत धारा के टेम्परेचर इफेक्ट का उपयोग करके मशीनिंग की जाती है। ठीक है, विद्युत धारा का टेम्परेचर इफेक्ट का यूज करके मशीनिंग की जाती है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका देखें। इस विधि में स्पार्क इरोजन, ठीक है, मैंने जब आपको टाइप बताए थे तो एक स्पार्क इरोजन ऊष्मा का प्रकार बताया था, जिसमें स्पार्क इरोजन का इस्तेमाल करके आप मटेरियल रिमूव करते हैं। उसी पे आधारित है ये आपका स्पार्क इरोजन या विद्युत अपरदन आदि के नाम से भी जानी जाती है। इसे संक्षेप में ईडीएम इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग कहा जाता है, जो धातु हटाने की एक विधि है। इस विधि से धातुओं के अपरदन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें इलेक्ट्रोड औजार जो कैथोड का काम करता है और एनोड जो आपका कारखंड का काम करता है के मध्य विद्युत विसर्जन इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करके आपका जो कारखंड की धातु है उसका अपरदन किया जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है किसका? आपका ईडीएम मशीन का। ठीक है, ईडीएम मशीन का क्या है? ये ब्लॉक डायग्राम है। देखिए, इस प्रकार का आपका एक बंद कंटेनर होगा जिसमें आपका जॉब रखा होगा। उसमें एक डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड जिसे पराविद्युत पदार्थ बोलते हैं वो होगा। ठीक है, इसमें एक सर्वो नियंत्रण इकाई रहती है जो औजार पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज काम करती है। अब जो वर्कपीस रहता है उसको एनोड मान लेते हैं और जो औजार रहता है उसको कैथोड करके मान के एक डीसी सप्लाई का सेटअप तैयार पूरा किया जाता है। ठीक है, देखें, ये आपने लाइन डायग्राम देख लिया। अब देखिए, इसमें इस विधि में कारखंड एनोड पर धनात्मक आवेश होने के कारण, ठीक है, कारखंड पर कौन सा आवेश? धनात्मक आवेश एनोड होने के कारण अपरदन तेजी से होता है, जबकि औजार पर कैथोड और ऋणात्मक आवेश होने के कारण इसका अपरदन बहुत क्षीण होता है। इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से विद्युत विसर्जन के लिए पराविद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है। पराविद्युत पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे जब इसके एलिमेंट्स पे अपन जाएंगे। ठीक है, के रूप में किया जाता है, या पराविद्युत पदार्थ विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार से उसकी मशीनिंग की जाती है, वो प्रोसीजर है। ये वर्किंग प्रिंसिपल हो गया आपका। प्रोसीजर देख लीजिए किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले विद्युत विसर्जन की मशीनिंग की क्रिया विधि को उपयुक्त चित्र में आपको पूरा बता दिया गया है कि कैसे कारखंड और औजार के बीच डीसी सप्लाई की एक स्थापित किया गया है और कारखंड को विद्युत शक्ति का स्रोत धनात्मक प्लस टर्मिनल, ठीक है, धनात्मक मतलब एनोड, ठीक है, और ऋणात्मक मतलब कैथोड से जोड़ा गया है। इस प्रकार कारखंड को एनोड और औजार को कैथोड से बन जाता है। कारखंड और औजार के मध्य कुछ अंतराल रखा जाता है जो स्पार्क अंतराल कहलाता है। ठीक है, तो जो आपका जॉब होता है और औजार होता है उनके बीच कुछ गैप रहता है। इसी में क्या होता है? स्पार्क जनरेट होता है। इसी गैप में क्या होता है? स्पार्क जनरेट होता है। उसकी रेंज बताई गई है कितने से कितने एमएम का वो होगा। ठीक है, इस अंतराल में पराविद्युत पदार्थ का परिसंचरण पंप द्वारा किया जाता है जो विद्युत का कुचालक होता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसी गैप में प्रभावित करते रहते हैं, है ना, विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। ठीक है, अब देखें अब देखिए, ये देखिए, विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। पराविद्युत पदार्थ का विघटन होता है। अब जो पराविद्युत पदार्थ है उसका विघटन होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो टूटेंगे और आयनों में और इलेक्ट्रॉनों में बदलेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही कैथोड जो औजार है से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। यह सब मिलकर अंतराल में आयनीकृत होते हैं। ठीक है, अब आपके बीच में जो अंतराल है, इलेक्ट्रोड से आयंस निकले और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उनसे आयंस निकले और स्पार्क जनरेट किया उनने।
यह स्पार्क जाके टकराता है किससे, ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक स्पार्क कारखंड एनोड से औजार कैथोड के बीच रुक रुक कर जंप करता है, ठीक है, और हर स्पार्क के अंतराल में एक एकत्रित इलेक्ट्रॉन में धारा के रूप में उच्च वेग से और हाई एक्सेलरेशन से कैथोड से एनोड की तरफ प्रवाहित होता है, ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ प्रवाहित है। अब चूंकि एनोड आपका कारखंड है तो कारखंड पर वो अटैक करता है, जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन अटैक करता है वहां से पदार्थ का लगभग तापमान कितना हो जाता है, 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये किसी भी मेटल के गलनांक मेल्टिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा होता है, जैसे ही वहां का टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वहां वो मेटल वेपोराइज हो जाएगी, ठीक है ना। तो यह पदार्थ को कुछ भाग को पिघलाने के लिए पर्याप्त होता है। कारखंड जिस भाग पर पदार्थ पिघलता है वह मृदु होता है, वहां विद्युत स्पार्क के कारण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिसके कारण तनाव बल उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप कुछ भाग क्या हो जाता है, वाष्पीकरण वेपोराइज हो जाता है और गैप में आ जाता है, और जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रवाहित हो रहा है उसको बहा के ले जाता है, वेपोराइज भी हो जाता है, बहाने वाली बात ही नहीं बची है उसमें, ठीक है। तो जिसके परिणाम स्वरूप औजार की धातु कारखंड की धातु की अपेक्षा बहुत धीमी से हटती है, ठीक है। अब चूंकि एनोड जो औजार होता है उस पर कैथोड होता है तो उसका ज्यादा विघटन नहीं होता है, एनोड का ज्यादा विघटन होता है, ठीक है ना। तो कारखंड को धनात्मक से जोड़ा जाता है, इसीलिए धातु जिसका आपको वो करना है, मतलब मटेरियल रिमूव करना है, उसको आपको और कारखंड से जोड़ना पड़ता है। अब देखें कुछ ईडीएम मशीन जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन है उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। जाहिर सी बात है कि आपको भैया कारखंड होगा, ठीक है, कारखंड इस विधि के द्वारा सभी पदार्थ की मशीनिंग की जा सकती है जो विद्युत के सुचालक होते हैं, तथा इस विधि द्वारा सामान्यतः रूप से उच्च कठोरता वाले पदार्थों की मशीनिंग की जाती है, जिसमें कठोर कार्बाइड, रिफ्रैक्टरीज पदार्थ और कठोर इस्पात आदि की मशीनिंग इस विधि से आराम से कर सकते हैं। अब जो टूल मटेरियल होता है उस पर देखें। इस विधि के लिए औजार पदार्थ का चयन उसके विद्युत सुचालकता और घिसाव प्रतिरोधकता गुण के आधार पर किया जाता है। औजार को बनाने के लिए प्रमुख पदार्थ तांबा, जिंक, पीतल, ग्रेफाइट, ढलवा लोहा एवं विभिन्न अलॉय पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन तांबा सूक्ष्म मशीनिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ होता है और सूक्ष्म मशीनिंग के लिए ढलवा लोहे एवं डाई सिंकिंग के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। उचित पदार्थ के औजार का चयन करने से धातु काटने की दर बढ़ती है और टूट फूट कम होती है और औजार की लागत में कमी आती है, ठीक है। अब देखें स्पार्क जनरेटर, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, जो स्पार्क जनरेटर के लिए अलग अलग मेथड यूज होती है। एक पल्स जनरेटर भी होता है और एक रिलैक्सेशन जनरेटर भी होता है। पल्स जनरेटर परिपत्यावर्ती पल्स के बार बार परिवर्तन की क्रिया नहीं होती है। पल्स जनरेटर में लगी इलेक्ट्रिक स्विचिंग इकाई विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करती है और तथा धारा के परिपथ को समय समय पर गुजरने देती है। और जबकि रिलैक्सेशन जनरेटर में क्या होता है, रिलैक्सेशन जनरेटर परिपथ में माध्यम से इस प्रणाली में औजार तथा कार्यखंड के बीच का अंतराल चिंगारी उत्पन्न होती है और इस परिपथ में स्पार्क जनित कंडेंसर को विद्युत धारा प्रदान करता है। इस कंडेंसर के टर्मिनल में विद्युत विसर्जन होता है जो कार्यखंड और औजार के बीच चिंगारी उत्पन्न करता है। कंडेंसर से होकर कार्यखंड धनात्मक तथा ऋणात्मक पर बारी बारी आवेश पहुंच जाता है। तो ये वहां की बात हो रही जो पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई में जो आपका सर्वो मैकेनिज्म में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड की गई है वो परिपथ की बात हो रही है कि आपको दो परिपथ बनाते हैं जिससे आपको जो आपका इलेक्ट्रॉन जनरेशन का काम होता है वो किस प्रकार से होता है, किसके बीच में, जो औजार और वर्कपीस के बीच में इलेक्ट्रॉन जनरेशन का काम होता है वो किस प्रकार से होता है, ये इस परिपथ के द्वारा होते हैं। दो होते हैं, पल्स जनरेटर और रिलैक्सेशन जनरेटर, ठीक है। अब आता है डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी ईडीएम मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। विद्युत विसर्जन प्रक्रम के दौरान औजार एवं कार्यखंड के मध्य पराविद्युत तरल का प्रवाहित किया जाता है जो कि औजार तथा कार्यखंड के बीच विद्युत रोधी पदार्थ का प्रयोग करते हैं, है ना। पराविद्युत द्रव के में इंपॉर्टेंट है मिट्टी का तेल,
स्नेहक तेल, ट्रांसफार्मर का तेल, पैराफिन का तेल, इस प्रकार का पदार्थ उपयोग किए जाते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि ईडीएम मशीन में किस प्रकार के आपके डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यूज किए जाते हैं। इसमें एक वो नहीं आया था, डिस्टिल वाटर भी रहता है ना। कौन सा वाटर? डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर का भी उपयोग करते हैं आप डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। पराविद्युत द्रव को प्रयोग करने के हेतु धातु को हटाने की दर बढ़ती है और अच्छी तरह परिष्कृत होती है ना। औजार की टूट फूट में कमी आती है और पराविद्युत के गुण, ठीक है। अब कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं जिनके गुण कुछ गुण होते हैं वो बताए गए हैं। पराविद्युत द्रव का विघटन वांछित वोल्टता को हो जाने से बाद न्यूनतम संभावित अवधि हो जाना चाहिए। यह द्रव विद्युत को चालक होना चाहिए। इसमें पराविद्युत डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य उच्च होना चाहिए। इसमें चिंगारी को तुरंत बुझाने या चिंगारी अंतराल को आयनीकृत रोकने के गुण होने चाहिए ताकि अंतराल में विद्युत विसर्जन पूर्ण हो जाए। इसमें प्रवाहित होने वाले गुण होना चाहिए। प्रवाहित मतलब फ्लो होने वाला गुण होना चाहिए। सुगमता से उपलब्ध होने वाला और सस्ता होना चाहिए। पराविद्युत द्रव एक अच्छा शीतलक माध्यम होना चाहिए। आपको एक कूलेंट की तरह भी काम करना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर इफेक्ट पर काम कर रहा है तो हीट जनरेट होगी, तो आपको एक कूलेंट की जरूरत पड़ेगी ही, ठीक है। अब आता है सर्वो नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। जो पल्स जनरेट हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट होती है, उसका नाम है सर्वो कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सर्वो नियंत्रण इकाई कार्यखंड तथा औजार के मध्य एक निश्चित अंतराल बनाए रखने का कार्य करती है। यह अंतराल वोल्टेज को ज्ञात कर इससे पहले निश्चित वोल्टेज मान के साथ तुलना करती है। यदि इसमें कोई अंतर होता है तो यह सर्वो मोटर के संचालन को नियंत्रण कर इस अंतराल को पुनः बनाती है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। एक बंद लूप में नियंत्रण विधि में इस विधि से औजार को चकने, अब ये आपको बताया गया है किस प्रकार से ये मशीनिंग परफॉर्म की जाती है ना। कौन सी प्रणाली यूज की जाती है, कौन कौन से यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं एप्लीकेशन पे, ईडीएम के एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन देख लीजिए। इस विधि में कठोर एवं विद्युत सुचालक पदार्थ पर जटिल प्रारूप मशीनीकृत किए जाने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जटिल प्रारूप कॉम्प्लेक्स शेप का मशीनिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि से तार खींचने वाली डाइयां, स्टैंपिंग टूल, फोर्जिंग डाइयां जटिल प्रारूप के औजार को इकोनॉमिकली निर्माण के लिए मितव्ययी मतलब इकोनॉमी निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। यह विधि कर्तन औजार की धार बनाने के लिए भी प्रयोग की जाती है। जो मतलब ऑलरेडी जो औजार होते हैं उनकी धार बनाने के लिए भी किया जाता है। यह विधि वायुयान, अंतरिक्षयान और कलपुर्जे के प्रयोग के लिए भी की जाती है। एरोडायनेमिक्स में यूज किया जाता है इसका। यह विधि उन स्थानों पर प्रयोग की जाती है जहां एक प्रकार के प्रारूप बार बार बनाए जाए, मतलब मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। निर्वात नलिकाओं के पुर्जों की बहुत नाजुक होते हैं और इस विधि से बनाए जाते हैं। जो निर्वात टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बोल रहा हूं, वैक्यूम ट्यूब के पुर्जे बनाए जाते हैं ना। यह विधि ऊष्मा सह सीमेंटेड पदार्थ, कार्बाइड, सेरेमिक आदि की मशीनिंग कर सकते हैं। मतलब बहुत हार्ड मटेरियल, सेरेमिक्स सबसे हार्ड मटेरियल होता है सेरेमिक्स, बिफोर डायमंड सेरेमिक सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। तो उसकी भी मशीनिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत विसर्जन के मशीनिंग के कुछ आउटपुट्स निकल के आते हैं, ठीक है। आउटपुट्स वही होंगे, आप देखिए, एक्यूरेसी, शुद्धता, प्योरिटी मतलब जो आपका वर्कपीस रहेगा उसमें प्योरिटी रहेगी। सामग्री हटाने की दर, औजार का क्षरण, सतह की फिनिश, सामग्री की कठोरता, दक्षता और उत्पादकता, ठीक है। तो ये कुछ आउटपुट निकल के आते हैं आपकी किसमें, आपकी मशीनिंग में, ठीक है ना। देखिए अब कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज वही है कि परंपरागत विधियों की अपेक्षा कम समय लगता है, टाइम कम लगेगा। ये कठिन से कठिन जो आपका वर्क पीस रहेगा, कठोर
उसकी मशीनिंग कर सकता है। ठीक है, इसके द्वारा जटिल जटिल आकृति बनाई जाती है, कॉम्प्लेक्स शेप बनाया जाता है। इस विधि द्वारा विद्युत के कुचालक पदार्थों पर जल्दी से सूखने वाले एपॉक्सी रीजन, जो कि विद्युत का सुचालक होता है, लगातार मशीनिंग प्रक्रिया की जा सकती है। इसमें बहुत ही अधिक कठोर व उच्च ताप पर पिघलने वाले विद्युत के सुचालक पदार्थ मशीनीकृत किए जा सकते हैं। इसमें नाजुक कारखंड बिना नुकसान के मशीन किया जा सकता है। इसमें छिद्र आसानी से ड्रिल किए जा सकते हैं। इसमें यांत्रिक प्रतिबल उत्पन्न नहीं होता है, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस जनरेट नहीं होती है। यह आसान एवं सस्ती मशीनिंग विधि है। ठीक है, उतनी सस्ती नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली यदि मास प्रोडक्शन के लिए आपको यूज करना है तो सस्ती है। ठीक है, कुछ लिमिटेशन है आपकी ईडीएम के साथ, उसको देख लेते हैं। परंपरागत मशीन की अपेक्षा इन प्रयोगों में अधिक शक्ति खर्च होती है। बिल्कुल, जब जाहिर सी बात है कि आप डीसी सप्लाई मतलब इतना बड़ा सेटअप करेंगे तो उसमें बिजली खर्च होगी। ठीक है, एज अ कंपैरेटिव परंपरागत में कन्वेंशनल मशीन, इसमें धातु पृथक्करण की दर कम होती है ना, मटेरियल रिमूवल रेट कम होती है। ठीक है, इस विधि में विद्युत के कुचालक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसमें तीखे कोने जो शार्प एजेस होती हैं उसको नहीं बनाया जा सकता है। कॉर्नर, सॉरी एजेस बोल रहा हूं, एजेस तो बनाई जाती है, कॉर्नर शार्प कॉर्नर को नहीं बनाया जा सकता है ना, मतलब जो कॉर्नर्स होते हैं वो शार्प कॉर्नर नहीं बन सकते हैं इससे। जो नॉर्मल कॉर्नर मतलब थोड़ा सा राउंड ऑफ रहेगा उसमें। इसमें कुछ पदार्थ सतह पर दरारें पड़ जाती हैं। इस प्रक्रम में सतह पर मशीन तापमान, क्योंकि दरार क्यों पड़ती, क्योंकि आपका मैकेनिकल हीट जनरेट, सॉरी मैकेनिकल हीट नहीं, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उससे हीट जनरेट होती है। ठीक है, मशीन तापमान के कारण धातु की संरचना, अब जब टेम्परेचर हीट जनरेट हो रही है तो जो धातु है मशीन वर्कपीस है उसके कुछ गुणों में परिवर्तन आ जाता है। इसमें औजार का घिसाव ज्यादा होता है। ठीक है, अब चूंकि औजार से आपका इलेक्ट्रॉन उससे भी टकराएगा तो एज अ वर्कपीस की तुलना में उसका औजार ज्यादा वो होता है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी कौन सी प्रोसेस, ईडीएम, है ना। तो ये आपकी ईडीएम प्रोसेस थी। अब जल्दी से अपन ईसीएम प्रोसेस और कर लेते हैं कंप्लीट, है ना। ईसीएम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये भी एक टाइप की मशीनिंग होती है जो आपका चलिए ये मशीन अब अगले वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना कॉपी है। ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं पॉज करते हैं और इस मशीन का उपयोग अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।